11 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले खबर बीपीएससी से जुड़ी हुई और ऐसे मामले में जहां हाई कोर्ट में आज इसे लेकर सुनवाई होने वाली है, की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा जाता है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण, अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। जनसुराज के सहयोग से ये याचिका दायर की गई है। सरकार और आयोग इसमें अपना अपना पक्ष पेश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन 70वीं बीपीएससी परीक्षा जिस पर खूब सियासत हुई, इस मामले में हाईकोर्ट में जनसुराज के सहयोग से दायर इस याचिका पर अब सबकी निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, क्या वक्त बताया जा रहा है जब इस पर सुनवाई की शुरुआत होगी? देखिए विभा, इस बारे में महत्वपूर्ण खबर यह है कि सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में, लेकिन आज जो अब तक जानकारी मिलकर सामने आई है, जो 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी, अब इस मामले में कल सुनवाई की जाएगी। जस्टिस ए चंदल की जो एकल पीठ है उसमें पप्पू कुमार और दूसरे लोगों द्वारा याचिका दायर की गई है सुराज के सहयोग से। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए री एग्जाम की जो डिमांड की गई है, चूंकि आज इससे सुनवाई नहीं हो सके, चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन का विदाई समारोह है 11:30 बजे दिन में, तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब बुधवार की जगह गुरुवार को सुनवाई होगी। आपको मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि जनसुराज के अलावा पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव और इसके अलावा खान सर की तरफ से भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इन याचिकाओं में भी परीक्षा को फिर से आयोजित करने और प्रदर्शनकारी अभी जो अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर जो है उसको वापस लेने की मांग की गई है। संजय, तो क्या ये मानकर चलें कि ये तीनों अलग अलग याचिकाएं हैं, तीनों याचिकाओं पर कोर्ट की तरफ से अपना अपना वक्त दिया जाएगा और उस पर सुनवाई होगी? हालांकि आज ये जनसुराज के सहयोग से जो याचिका दायर थी उसकी सुनवाई कल होने वाली है। देखिए, ज्यादातर संभावना इस बात की है कि जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन सभी की सुनवाई एक साथ हो जाएगी, लेकिन आज चूंकि 11:30 बजे जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी विदाई समारोह को लेकर कार्यक्रम आयोजित है, तो ऐसे में आज सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई अब गुरुवार को होगी और देखना होगा गुरुवार में को जब सुनवाई होती है तो किस तरीके से सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से इस पूरे मामले में पक्ष रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर जानकारी ये कि जनसुराज के सहयोग से जो इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली थी, ये याचिका की सुनवाई अब कल तक के लिए टल गई है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। हालांकि इसी मामले को लेकर 70वीं बीपीएससी परीक्षा के मामले को लेकर ही री एग्जाम पर सिर्फ जनसुराज की तरफ से नहीं, पप्पू यादव की तरफ से भी और खान सर की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। तो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई आज फिलहाल टल गई है, कल ये सुनवाई होने वाली है और देखना होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या ये तीनों याचिकाएं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में दी गई हैं उस पर सम्मिलित तौर पर होती है या नहीं होती है। और अब बात शीतलहर के कहर की, जिसका असर दिल्ली से लेकर नोएडा तक साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहां पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि 50 मीटर से दूर कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे घने कोहरे की चादर में यहाँ पर हर तरफ आपको क्षेत्र नजर आता होगा। नोएडा जो है वो घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम और गाड़ियों की रफ्तार पर इसका असर है। सड़क पर गाड़ियां जैसे रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कोहरे के साथ यहाँ स्मोक की चादर भी आपको नजर आ जाएगी और यही वजह है कि आम लोगों को लेकर इसे तस्वीरें जो सामने आ रही है, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, रायबरेली, आगरा की ये तस्वीर आपको दिख रही होगी और ये आज सुबह की तस्वीरें जहां पर स्मॉग आपको नजर आ रहा होगा, घना कोहरा नजर आ रहा होगा और यही वजह है कि लोगों की दिनचर्या पर इसका असर दिखता है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गेट पे भी कमोबेश एक जैसी स्थिति, अगर जगहों को ना बताया जाए तो आपको एक जैसे ही हालात हर जगह नजर आएंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश में भी देखिए, दिन के उजाले में भी हेडलाइट गाड़ियों की जलाकर चलने की मजबूरी आम लोगों के सामने है।
सुबह से ही जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज विजिबिलिटी ना के बराबर है। इस वक्त हम 37 कट में मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो करीब 50 के आसपास है। तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आज गलन भी महसूस हो रही, ठिठुरन भी है और साथ ही हवा जो है वो लेकिन कहीं ना कहीं हल्की चल रही है, लिहाजा थोड़ा आराम लोगों को मिल रहा है। लेकिन विजिबिलिटी और कोहरा ज़बरदस्त है। AQI की बात करें तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा का 230। तो जाहिर तौर पे कोहरे पहली बार देखा जा रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, लिहाजा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो तय स्पीड है, जो तय लिमिट है, उसी के मुताबिक चले। फिलहाल स्थिति देखेंगे आज भयावह है, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री और अधिकतम 11 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। वही इस वक्त मौजूदा तापमान 9 डिग्री के आसपास है, लेकिन विजिबिलिटी आज बेहद कम है, लिहाजा लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सुबह के वक्त जो तय स्पीड है उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं और दुर्घटनाओं से बचे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो सिर्फ दिल्ली और नोएडा ही क्यों, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आते हैं, जहां पर घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। और ऐसे में 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें धुंध और कोहरे से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। 24 घंटे में अगर पटना की बात करें तो 6 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। 17 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रवि एस। और चलिए अब आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। यहां पर भी ठंड का असर आपको साफ नजर आएगा। दिनचर्या लोगों की प्रभावित है, आवाजाही पर इसका असर दिखता है। गाड़ियों की रफ्तार जैसे थम सी गई हो, क्योंकि मौसम का मिजाज झारखंड में एक बार फिर से बदलने वाला है, यानी कि तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। यहां पर भी मौसम विभाग ने 16, 17, 18 और 19 जनवरी तक में ये गिरावट दर्ज करने की जानकारी दी है। 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट है। कोहरे को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में ठंड लोगों को और ज्यादा सताने वाली है। झारखंड के 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आगामी 2 से 3 दिनों में यानी 16, 17, 18, 19 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। 15 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। वहीं आंशिक बादल से कहीं छिटपुट बारिश भी होने की संभावना जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से बुलेटिन माने तो राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के साथ साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से झारखंड के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है और आसमान में बादल छाए रहने से कहीं न कहीं इसका प्रभाव आवागमन यानी परिवहन पर भी पड़ा है। साफ तौर पर 2-3 दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। रांची से निरंजन। वहीं बिहार के भागलपुर की बात करें तो यहां पर भी घने कोहरे और पछुआ हवा ने लोगों को प्रभावित किया है और लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि फुटपाथ पर रात बिताने वाले लोगों के लिए ये एक तरीके से मुसीबत बनकर टूटी है। यहां पर इन फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए अलाव का इंतजाम नहीं है। कोहरे और पछुआ हवा की वजह से देखिए इस वक्त इनके सामने कई चुनौतियां हैं। नगर निगम पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी भागलपुर में ठंड का कहर इस कदर है कि शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जाती है और गलियां वीरान हो जाती है। जिसके अपने आशियाने हैं वो इस ठंड से बच जाते हैं, लेकिन फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्दी सितम ढा रही है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले, रात गुजारने वाले लोग हैं, मात्र एक कपड़े के सहारे
इस सर्द रात में वो फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में निगम प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब तक जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण नहीं किया गया है, ना ही शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे में खासकर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, उन्हें इस ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन फुटपाथ पर सो रहे लोगों को जगाकर पूछना कि कैसे रात गुजर रही है, यह इनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप खासकर 3 से 4 दिनों में बढ़ा है, ऐसे में लोग परेशान हैं और इन सब के बीच निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। अब तक कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच नहीं किया गया है। निगम प्रशासन की यह लापरवाही लोगों के जान पर भारी भी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। तो चलिए भागलपुर के बाद आपको सीधे आरा लिए चलते हैं। आरा में भी ठंड ने लोगों की दिनचर्या पर बुरा असर डाला है। सुबह सवेरे निकलने वाले अपने काम पर लोगों के लिए इस वक्त कई चुनौतियां हैं। साथ ही साथ स्कूली बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया है कि बच्चों के स्कूलों को बंद रखा जाए, अलाव के इंतजाम किए जाएं। साथ ही साथ लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। तापमान में लगातार गिरावट के कारण शीतलहर का कहर जारी है। देखिए इस वक्त मौजूद है भोजपुर जिले का ये तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित यह बभनियाओं का टोल प्लाजा है और देखिए किस तरह से कुहासे ने चारों तरफ से घेर लिया है और जो लोग हैं वो रुक करके देखिए साइड में बाइक वाले भी खड़े हैं और जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं वो इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। यही एक लोगों का सहारा है जो कि इस वक्त जाड़े के मौसम में लोगों का सहारा बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे अलाव से लोगों को बहुत राहत मिलती दिख रही है। अब जल रही है, यहीं बैठे हुए हैं, जब तक बैठे हैं चल रहा है। हटने का मन नहीं करता है? मन तो नहीं करता, अब जाके सीधे सोए जाएंगे। आज जो है अचानक मौसम भी बदला, बहुत ज्यादा ठंड भी है, बहुत ज्यादा ठंड है आज को, जबकि धुंध भी बहुत ज्यादा है। तो ये टोल प्लाजा जो कर्मी यहाँ पर आग जलाए हुए हैं वही हम लोग अभी आग का थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। क्यों? वो थोड़ा ठंड का ज्यादा बढ़ गया ना, इसलिए थोड़ा अलाव का सहारा लिया। क्या बहुत आप तो देख रहे हैं कितना ठंडी गिरी है, सुबह से आज घाम नहीं उगा है बिल्कुल भी। और मैनेजर साहब लकड़ी लाकर रखे हैं, हम लोग अपना डेली जलाकर आनंद लेते हैं आग का, थोड़ा सहारा मिल जाती है इससे। एक तरह से कहे तो चारों तरफ कुहासे जो है वो आ गए हैं और कुहासा के कारण सड़कों पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अलाव से लोग जो हैं वो सहारा लेते दिख रहे हैं और जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है उसके कारण ठंडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एक ही सहारा लोगों का बचा है वो अलाव। और इस कड़ाके की ठंड में लोग किसी तरह से अलाव के सहारे राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18, जगदीशपुर, भोजपुर। तो बिल्कुल आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आता है, लोगों की दिनचर्या पर असर नजर आता है और गोपालगंज में भी यही स्थिति है जहां पर 2 दिनों से धूप ही नहीं निकली। लोगों को इस वक्त ठंड जो है सबसे ज्यादा परेशान करी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की बात करें, स्कूलों को बंद नहीं किया गया है और ऐसे हालात में ही ये बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए मजबूर नजर आते हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर स्कूलों की टाइमिंग में भी कोई बदलाव नहीं किया गया ठंड के मद्देनजर। चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम नहीं है और लोगों के बीच इसे लेकर जिला प्रशासन को लेकर नाराजगी नजर आती है। संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। लिहाजा जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग भी इस मौसम में बीमार पड़ रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किए जाने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खासकर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले, प्ले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो सुबह 8 बजे ही अपने विद्यालय जाने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से अलाव का इंतजाम होना चाहिए तो किसी भी चौक चौराहे पर अलाव का इंतजाम भी नहीं किया गया है। ये देखिए, ये अम्बेडकर चौक की तस्वीर है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पूर्व यहाँ अलाव जला था, लेकिन अब जो है अलाव यहाँ नहीं है। किसी भी चौक चौराहों पर अगर बात करें तो अलाव का जो इंतजाम होना चाहिए इस कड़ाके की ठंड में राहगीरों के लिए, तो किसी भी चौक चौराहों पर आपदा विभाग हो या फिर नगर परिषद हो या फिर जिला प्रशासन हो, उसके द्वारा अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं, खासकर
जो बुजुर्ग है, छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी किसी तरह का स्कूलों की टाइमिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं डॉक्टर जो है वो लगातार बच्चे और बुजुर्गों को इस कड़ाके की ठंड में बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सासाराम में भी मौसम काफी सर्द है और इस वजह से यहाँ पर भी लोग ठंड की वजह से दिनचर्या को प्रभावित बताते हैं। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस हालात में स्कूलों का खुला रहना बच्चों के लिहाज से और अभिभावकों के लिहाज से बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त है। अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश लोग खुद से ही करते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि संक्रांति के बाद ठंड में कमी आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट देखिए। मौसम का मिजाज काफी सर्द हो गया है। बता दें कि 10 बजे के बाद का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम पूरी तरह से सर्द है और तापमान नीचे चले जाने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि मौसम बिगड़ने से जो कामकाजी लोग हैं उनके सामने कई समस्याएं हैं। तो बताइए क्या स्थिति है ठंडा का? ठंड की बहुत ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड चल रही है। कल से ही मौसम बहुत खराब हुआ है, लेकिन अब हम लोग बिजनेसमैन है इसलिए घर से निकलना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, ठंडी में अपना काम रोजगार देखना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अलाव की व्यवस्था लोग कर रहे हैं और खुद अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार सासाराम पूरी तरह से शीतलहर के चपेट में है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब बात आस्था के समागम महाकुंभ की, जहां देश और विदेश से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे ही एक श्रद्धालु की तस्वीर और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। और साइकिल से सवारी कर ये शख्स जो है वो पहुंचा आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 1300 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा किया है। साइकिल से पहुंचे श्रद्धालु से क्या खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने, आप भी सुनिए। में तरह तरह के श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, कोई स्कूटर से, कोई जीप से, तो कोई साइकिल से। एक ऐसे ही श्रद्धालु हमारे सामने मौजूद हैं। आप देखिए, महाकुंभ साइकिल यात्रा भोपाल से प्रयागराज तक इन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा तय की है। रोहन वर्ल्ड एंजॉय लाइफ। महाराज जी क्या शुभ? हर हर महादेव, हर हर गंगे। रोहन नाम है मेरा, रोहन भाई। तो मेरी यात्रा भोपाल से मैं शुरू किया था। मेरे मन में आया था कि जी महाकुंभ जो लग रहा है 144 वर्षों में लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 6 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है। तो 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ लगता है। तो जो 144 वर्षों में यहाँ लग रहा है ये विशेष था। और मेरे मन में हृदय थी, मेरी भावना थी, मन में था कि मैं जो साइकिल से यात्रा करूंगा। और उसके पीछे मेरी 2 ही मकसद से साइकिल से यात्रा करने से, एक तो क्या कि पॉल्यूशन की जो समस्या हो रही भारत में, हम ही लोग उसको जनरेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कम से कम हम साइकिलिंग करेंगे तो एक तो पॉल्यूशन में कम करने में अपना योगदान देंगे। और दूसरा ये है कि हम साइकिल करूंगा तो मेरी फिटनेस जो है उससे अच्छी सुधार होता है और अच्छा होता है। मैं एक दिन साइकिल ऐसे चला रहा था सर्दियों में 9 बजे, तो मेरे को सर्दी बिल्कुल नहीं लगी। और इसी का परिणाम हुआ कि मैं रात के 11-12 बजे तक मैंने 2-3 दिन जो है साइकिल चलाई, क्योंकि मेरे को अंदर से गर्मी आ रही, लगी नहीं रही सर्दी। तीसरा जो इसकी खास बात जो मेरे लिए है वो मेरे हृदय से जुड़ी हुई है कि जब मैं साइकिल के पेडल पे अपना पैर लगाता था और उसमें जो ताकत लगाता था, तो हम हमेशा मेरे मन से, हृदय से मेरे ओम नमः शिवाय का जो जाप निकलता था वो मेरे मन मस्तिष्क से होते हुए मेरे दिमाग और अंतरात्मा को जोड़ता था। तो ये जो मेरे भक्ति का भाव था माँ गंगे के प्रति। कितने दिन लग गए महाराज जी आपको भोपाल से यहाँ पहुँचने में? मेरे को 4 दिन पूरे लगे। मैं कल रात को आ चुका था यहाँ 10 बजे। तो मुझे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं कोई अराल घाट है उधर चला गया था। फिर एक मित्र पहचान वाला उसने मुझे बताया कि यहाँ संगम घाट में है ना, आप वहाँ जाइएगा आज। तो मैं फिर रात में होटल ढूंढा तो बहुत महंगा ही था इधर। फिर मैं दूर तक गया थोड़ा सा, तो उधर मेरे को जो कम में मिल गया, रुका वहाँ पे। अब कैसा लग रहा है यहाँ? अब यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छी व्यवस्था है। ये खास बात है यहाँ की कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहीं कोई समस्या, हाँ, ये नदी के किनारे वो लगे रखे पीले लंबे पुलिस लगी है बराबर, मतलब कोई हादसा होने की संभावना 0 कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये वो भक्त हैं, जो वो श्रद्धालु हैं जो 1300 किलोमीटर की यात्रा इस साइकिल से तय करके आए। उनका ये कहना है कि जो हिट है वही फिट है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज।
तो महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। यहाँ पर हवाई पट्टी प्रयागराज में बनाई गई है, जहां से विमानों की अगर संख्या की बात करें तो इसे दोगुना कर दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आती है और इस सेवा का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर संतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से कुंभ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। खास तौर पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है, 4000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं, जबकि इसके पहले रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे और इसके आधे करीब फ्लाइटों की संख्या होती थी। यानी कि एक नया टर्मिनल बनने से इसकी क्षमता में कई गुना तक वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ इस बार ये भी माना जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि तमाम देशी और विदेशी जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो भी हवाई मार्ग से प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और विदेशी वीवीआईपी मेहमान यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अब यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ तक एक विशेष कॉरिडोर भी बना दिया है। सूबेदारगंज का फ्लाईओवर शुरू हो जाने से वो दिक्कतें भी दूर हो गई हैं और आसानी से और कम समय में अब श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो बिल्कुल अद्भुत नजारा इस महाकुंभ का नजर आता है, जिसे देखने के लिए दुनिया इस महाकुंभ में पहुंच रही है। और ऐसे में यहाँ पर एक खास रसोई भी है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ये रसोई शुरू हो जाती है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। एक साथ रसोई में 15,000 लोगों के लिए खाना बनता है और हर रोज 15,000 लोग यहाँ अमूमन तौर पर खाना खाते हुए नजर आते हैं। महाकुंभ में अलग अलग छटाएं, अद्भुत नज़ारे और इन्हीं नज़ारों के बीच पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से खास इंतजाम। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।